आईटी एकेडमी 247 के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर ये दो टर्म्स पे बना हुआ है, आउटसाइड और माइक्रोमीटर। आउटसाइड का मतलब होता है कि जो आपका बाहरी माप लेने के लिए जो हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं उसको हम आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। तो बाहरी माप इन द सेंस कि यहाँ पे जो ये एक आउटसाइड माइक्रोमीटर एक तरीके का सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है और इससे क्या माप ले सकते हैं और कितने तक माप ले सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इसमें समझेंगे। तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर है ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर है। अब ये आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उस सारी चीजों को भी का भी जानकारी हम लोग लेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम लोग समझ ले कि ये माइक्रोमीटर का यूज क्यों किया जाता है और कब किया जाता है। हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो कोई भी रीडिंग हम लेते हैं तो हम किससे लेते हैं। प्लेन हम स्केल से लेते हैं। ये ऊपर में आपको स्केल दिख रहा होगा, इसमें दो तरह का इसमें ग्रेजुएशन बना हुआ है। ग्रेजुएशन का मतलब कि ये लाइन खींचा हुआ है, ये इस तरह का एक रीडिंग पढ़ने के लिए आपको ये ग्रेजुएशन बना हुआ है। ये नीचे में इंच में है और ऊपर में एमएम और सेंटीमीटर में है। तो ये जो हम अमूमन घर में अपना स्केल का यूज करते थे, तो स्केल का यूज करने से उसी से हमको जो है कोई किसी भी चीज का अगर हम लेंथ मापना है या लंबाई चौड़ाई मेजर करना है तो इस स्केल के सहारे करते थे। मतलब उतनी लंबा अगर चौड़ा है यानी 15 इंच का अगर स्केल रहता है तो उतना से के अंदर का कोई भी अगर माप लेना है 15 सेंटीमीटर का, यानी 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का भी रहता है, तो उसके अंदर का कोई माप लेना है तो आपको इस स्केल के सहारे ले सकते थे। अब ये इसका भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस कि जो यहाँ पे हम स्केल जो देख रहे हैं उसमें कितना मिनिमम मेजरमेंट ले सकते हैं ये फिक्स्ड है। यानी कि इसमें एमएम में यहाँ पे जो दिख रहा होगा कि यहाँ से ऊपर जो है ये क्या है आपका, जो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपका सेंटीमीटर में दिखाया गया है। और इसमें बीच बीच में जो इस तरह का लाइन दिखाया गया है, तो इसमें जो है यानी कि इस स्केल के सहारे जो एमएम में मेजरमेंट हम ले सकते हैं, मिलीमीटर में कितना मिलीमीटर का मेजरमेंट ले सकते हैं, तो 0.5 मिलीमीटर का मेजरमेंट हम ले सकते हैं इस स्केल के सहारे। और इंचेस में मिनिमम मेजरमेंट जो ले सकते हैं वो कितना है, 1/64 इंच का हम मेजरमेंट ले सकते हैं इस स्केल के सहारे। लेकिन उससे अगर छोटा माप लेना है तो यहाँ पे हम स्केल क्या हो जाता है, ये फेल कर जाता है और वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ता है, ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम उससे माप ले सकें। अब ये प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स क्यों, क्योंकि ये ज्यादा सूक्ष्मता से माप ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमें 0.12 mm का मेजरमेंट लेना है तो वहां पे तो ये स्केल दे नहीं पाएगा, क्योंकि मिनिमम मेजरमेंट कितना है, 0.5 mm तक मिनिमम मेजरमेंट हम ले सकते हैं। हमने क्या बोला 0.1, तो 0.1 क्या हो जाएगा, 0.5 से कम हो जाएगा, तो वो मेजरमेंट यहाँ पे हम स्केल के सहारे नहीं ले सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में जहां स्केल फेल हो जाता है या काम नहीं कर पाता है, फेल इन द सेंस कि उससे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिसको हम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और उससे हम वो प्रिसीजन यानी कि सूक्ष्म माप ले सकते हैं। और इसी में से एक है आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब ये आउटसाइड माइक्रोमीटर केवल बाहरी माप लेता है, अगर अंदर का माप लेना है तो उस कंडीशन में इसी तरह का इनसाइड माइक्रोमीटर भी होता है जिससे हम अंदर की माप को लेते हैं। अब इसमें जो है क्या क्या डिफरेंस जो है माइक्रोमीटर में, क्या क्या जो इसके पार्ट्स हैं उसको जरा समझ ले और किस तरीके से ये वर्क करता है इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसके जो बनावट है, इसके बनावट्स में कौन कौन से भाग हैं इसके और कहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि यहाँ से ये वाला जो भाग है, यहाँ से ये जो चीज है इसको क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। ये जो बना होता है ड्रॉप फोर्स्ड आयरन से बना होता है। किससे होता है, ड्रॉप फोर्स्ड आयरन, फोर्स्ड आयरन से बना होता है, या फिर मैलिएबल कास्ट आयरन से भी
मैलिएबल कास्ट आयरन का बना होता है, यानी कि ड्रॉप फोर्स आयरन होता है या फिर मैलिएबल कास्ट आयरन होता है, फ्रेम इससे बना होता है। बाकी जो पार्ट्स है वो निकेल क्रोमियम स्टील से बना होता है, ठीक है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो किससे बने होते हैं, निकेल क्रोमियम स्टील से बने होते हैं। और स्पेशली जो इसके जो मेजरिंग फेस है उसको जो है क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। यहाँ पे एक हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है, इसको क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर्ड कर दिया जाता है, यानी कि टेम्पर्ड कर दिया जाता है। हार्ड एंड टेम्पर्ड ये मेजरिंग फेस को क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बीच जब मेजरमेंट लेते हैं तो बराबर रगड़ घस होते रहता है, जिससे ये वियर एंड टियर ना हो जाए, कोई घिसाव ना हो जाए। अगर घिसाव हो जाएगा तो ये जितना एक्चुअल मेजरमेंट देना चाहिए वो मेजरमेंट नहीं दे पाएगा, इसीलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है। ये हीट ट्रीटमेंट का एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हार्ड एंड टेम्पर्ड कर देने से इसमें जो है हार्ड हो जाता है, हार्डनेस का गुण आ जाता है, और टेम्पर हो जाता है यानी कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये क्या होता है, घिसता कम है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब इसमें क्या क्या भाग है उसको हम लोग जरा समझ लें। यहाँ पे जो एक भाग यहाँ दिखाया गया है इसको हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। ये मेजरिंग फेस दो होता है, इसमें एक जो होता है एनविल, जो आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, सीधे सीधे आपका इस फ्रेम से जुड़ा हुआ होता है। एनविल सीधा फ्रेम से जुड़ा होता है। और दूसरा, इसका दूसरा भाग जो होता है ये स्पिंडल होता है। ये स्पिंडल, ये वाला स्पिंडल यहां से दिख रहा होगा, ये वाला भाग जो है इसको हम क्या कहते हैं, स्पिंडल कहते हैं। तो दो मेजरिंग फेस है, एक एनविल है और दूसरा स्पिंडल है। अब ये स्पिंडल जो है किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये स्लीव या बैरल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम स्लीव कहते हैं, स्लीव या फिर बैरल भी कहते हैं, बैरल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो है यानी स्पिंडल वाला भाग ये स्लीव और बैरल से जुड़ा हुआ रहता है। अब स्पिंडल के ऊपर जो है आउटसाइड जो चूड़ी कटी हुई होती है, और बैरल के ऊपर और स्लीव के ऊपर में इनसाइड चूड़ी कटी हुई होती है, मतलब इनसाइड थ्रेड कटा हुआ रहता है, ठीक है। और इसके साथ जो है स्लीव के साथ ये क्या जुड़ा हुआ रहता है, थिम्बल जुड़ा हुआ रहता है। और इसके बाद थिम्बल से क्या जुड़ा हुआ रहता है, रैचेट स्टॉप जुड़ा हुआ रहता है। और ये दोनों पार्ट पे, इस दोनों पार्ट को नर्लिंग किया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे जो दिख रहा है ना, इसका मतलब ये पार्ट्स पे नर्लिंग किया हुआ रहता है। नर्लिंग करने का मतलब क्या है कि वहां पे अगर मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा पानी वानी है या फिर पसीना लग जाए तो वो स्लिप नहीं करे, इसकी वजह से ये फेस को नर्ल कर दिया जाता है, नर्लिंग किया जाता है। अब ये नर्लिंग से बेसिकली होता क्या है कि ये स्लिप करने से बचाता है। ये वाला जो है, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, अगर हाथ से छूट के अगर नीचे गिर जाएगा तो मेजरमेंट भी गड़बड़ होगा और उसका दूसरा पार्ट डैमेज भी हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए इस पे जो है थोड़ा सा रुखरापन टाइप का लाने के लिए ये क्या किया जाता है, इस फेस को यहाँ पे नर्ल कर दिया जाता है। अब इसको चलाते कैसे हैं और किस सिद्धांत पे काम करता है इसको भी जरा समझते हैं। ये देखिए, ये स्पिंडल के अंदर जो है, स्पिंडल जो है ना, स्पिंडल यहाँ स्पिंडल दिख रहा होगा, और स्पिंडल पे हमने थोड़ी देर पहले बताया कि किस तरह का जो है क्या कटा हुआ रहता है। स्पिंडल के ऊपर में जो है क्या आउटसाइड थ्रेड कटा हुआ रहता है, आउटसाइड चूड़ी, बाहरी चूड़ी कटी हुई रहती है। और बैरल के ऊपर, स्लीव या बैरल के ऊपर, स्लीव या फिर बैरल के ऊपर क्या होता है, इनसाइड थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो जैसे कि नट एंड बोल्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि नट में जो है क्या होता है, नट जो है ऊपर से जो चढ़ता है उसमें इनसाइड थ्रेड कटा हुआ रहता है, और बोल्ट जिसके ऊपर चढ़ाया जाता है उस पे बाहरी चूड़ी कटा हुआ रहता है। तो इसी तरह से जब हम कसते हैं तो वो क्या होता है, नट एंड बोल्ट टाइट होता है और खुलता है। तो यहाँ पे भी जो है स्पिंडल जो है और ये स्लीव का, बैरल का काम क्या है, एक तरीके से नट एंड बोल्ट वाला काम है। यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगर पूछ देता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो किस पे सिद्धांत, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। कौन काम करता है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे,
तो माइक्रोमीटर जो है नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। अब इसमें क्या है, बोल्ट का फंक्शन कौन करता है, बोल्ट का काम जो है वो स्पिंडल करता है और नट का काम ये पूरा स्लीव और बैरल करता है। ठीक है, यानी बैरल ऊपर से चढ़ता है और जैसे ही आप रोटेट कराते हैं बैरल, ये थिम्बल को जैसे ही आप रोटेट कराते हैं तो बैरल आगे पीछे जाएगा। ठीक है ना, बैरल क्या जाता है, यानी कि ये स्पिंडल किससे जुड़ा होता है, स्लीव और बैरल से जुड़ा होता है, और ये स्लीव और बैरल किससे जुड़ा होता है, थिम्बल से जुड़ा हुआ रहता है। तो थिम्बल को जैसे ही घुमाते हैं तो वो क्या करता है, वो स्पिंडल आगे और पीछे मूव करता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कराएंगे तो स्पिंडल बाहर की तरफ मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कराएंगे तो स्पिंडल जो है इस अंदर की तरफ मूव करेगा। तो अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी कि इसके बीच में कोई भी जॉब यहाँ पे, यहाँ दोनों के बीच में इतना बड़ा जॉब रख के हम मेजर कर सकते हैं। इस मेजरिंग फेस के बीच में ही कोई जॉब को रखते हैं और फिर उसका जो है मापते हैं कि उसका लेंथ कितना है। ठीक है, ये माइक्रोमीटर जो होता है वो 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 75, 50 से 75 mm और इसी तरीके से ये आगे 75 से 100 mm, इस तरीके से आगे रेंज में आपका जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर मिलता है। अब ये जो है 0 से 25 mm वाला जो माइक्रोमीटर है वो कितना माप ले सकता है, तो 0 से 25 mm के बीच के रेंज का जो भी माप है वो ले सकता है। 25 से 50 mm वाला जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो 25 mm से लेकर 50 mm के बीच का माप ले सकता है। उसी तरह से 50 से 75 mm वाला कितना है कि मिनिमम जो है आपका 50 mm और मैक्सिमम 75 mm तक माप लिया जा सकता है। कौन सा, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर के सहारे। अब इसमें जो है हमने समझ लिया कि कैसे इसका जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल किस पे काम करता है भाई मेरे, तो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और इसमें जो है कौन कौन सा फेसेस है, कितने पार्ट्स है, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। अब ये जैसे ही हम आगे पीछे इसके स्पिंडल को मूव कराते हैं और इस मेजरिंग फेसेस के सामने लाते हैं तो किसी भी जॉब का मेजरमेंट ये ले सकता है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा लॉक, जैसे ही हम लॉक नट को जो है ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पिंडल ये लॉक हो जाएगा और स्पिंडल को आगे पीछे मूव करने से रोक देगा। यानी कि लॉक नट लगाने के बाद जो कितना जो है उसका मेजरमेंट है वो फिक्स कर सकते हैं उसी पॉइंट के ऊपर। ओके, तो यानी कि उस समय जो है ये लॉक नट का काम क्या है कि स्पिंडल को आगे पीछे मूव करने से रोकना। जब हमें रीडिंग प्राप्त हो जाता है तो वो वहां पे लॉक करके हम रीडिंग को कहां से पढ़ते हैं, इस बैरल के ऊपर से, और थिम्बल के ऊपर जो ग्रेजुएशन बने हुए हैं, जो इस तरीके का जो लाइन खींचा हुआ है इसी को हम ग्रेजुएशन कहते हैं, उसी ग्रेजुएशन के सहारे इसका हम माप लेते हैं। ठीक बात है। यहाँ ये थिम्बल है, थिम्बल इसको बोलते हैं और बैरल और स्लीव इसको बोलते हैं। ओके, ये अगला वाला पार्ट जो है इसको हम रैचेट स्टॉप कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैचेट स्टॉप। अब ये रैचेट स्टॉप का काम क्या है कि प्रेशर को इक्वलाइज करता है, यानी सभी के लिए, यानी मेजरिंग फेस के बीच में कोई भी अगर जॉब रखते हैं और यहाँ से जैसे ही वो जॉब से दोनों फेस ये सट जाता है, ये कट कट की आवाज आता है और आगे स्पिंडल को आगे मूव करने से ये रोक देता है। यानी कि जब ये इसके बीच ये दोनों जो सतह है, मेजरिंग फेस जो है, जब जॉब से सट जाते हैं और रैचेट स्टॉप से जब हम आगे बढ़ाते हैं स्पिंडल को तो स्पिंडल आगे नहीं बढ़ेगा और उसी जगह पे रुक जाएगा। तब हमें मालूम चल जाएगा कि इसका एक्चुअल जो है रीडिंग क्या है। यानी कि फाइनली जो हम मेजरमेंट जो लेंगे वो रैचेट स्टॉप के सहारे लेंगे, ताकि किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही दुबला पतला आदमी है तो थोड़ा सा धीरे घुमाएगा, कोई मोटा आदमी है तो क्या करेगा, कुछ कस के घुमा देगा, अपना पूरा शक्ति लगा देगा। तो उस कंडीशन में जब पूरी शक्ति लगाएगा तो अगर मेजरिंग फेस सट जाएगा तो उस समय रैचेट स्टॉप से जब चलाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा, वो आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। यानी सभी आदमी के लिए, चाहे जो भी जिस तरह का आदमी हो, पतला हो, दुबला हो, मोटा हो, सभी के लिए जो है आपको मेजरमेंट ये एक तरीके का दे पाए, इसी के लिए हम रैचेट स्टॉप का सहारा लेते हैं। यानी कि रैचेट स्टॉप से प्रेशर को इक्वलाइज किया जाता है। प्रेशर को इक्वलाइज यानी मेजरिंग फेस के जो बीच जो प्रेशर होगा वो सभी के लिए समान हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए हमारा मेजरमेंट क्या देगा, एक तरीके का मेजरमेंट हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पार्ट्स के बारे में, एनविल है, ये स्पिंडल हो गया, ये मेजरिंग फेस इसी को बोलते हैं एनविल और स्पिंडल को। ये हो गया फ्रेम जो कि ड्रॉप फोर्स आयरन का बना हुआ होता है या मेलिएबल स्टील का बना हुआ होता है। ये लॉक नट का हमने बता दिया है। और ये जो यहाँ पे बैरल और थिम्बल जो है, ये नीचे वाला ये वाला है। और इसके बाद बेबल जो फेस है इसको हम थिम्बल कहते हैं। बेबल फेस यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला फेस, इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। और थिम्बल से फिर रैचेट स्टॉप जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब ये थिम्बल के ऊपर जो ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है कितना हो रहता है, ये पूरा जो ग्रेजुएशन बना हुआ रहता है वो 50 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। यानी थिम्बल डिवीजन को 50 बराबर भागों में बांटते हैं। थिम्बल डिवीजन को ये 50 बराबर भागों में बांटा जाता है ना। यानी थिम्बल डिवीजन जो होता है वो 50 बराबर भागों में बटा हुआ होता है। इसमें दो तरह का डिवीजन होता है, इसको हम मेन स्केल डिवीजन कहते हैं। और नीचे वाले को, इस वाले को सब डिवीजन कहते हैं। अब अगले फिगर में और क्लियर हो जाएगा। और नीचे यहाँ पे जो है, इस वाले में जो है, इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन कहते हैं। तो तीन तरह का डिवीजन है और इसी के सहारे हम क्या करते हैं, इसका जो है मेजरमेंट लेते हैं। यहाँ पे वर्नियर ग्रेजुएशन भी दिया हुआ है। तो वर्नियर ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे ऐसे लाइन पैरेलल, इसके डाटम लाइन के समानांतर में ये पैरेलल्स लाइन खींचा हुआ रहता है। यहाँ पे नहीं दिखाया गया, यहाँ लिखा हुआ है, बट ये वर्नियर ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं है। अगले वाले में मिलेगा, देखेंगे हम लोग जब वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ेंगे उस कंडीशन में। ये जो है, ये माइक्रोमीटर जो है जनरल माइक्रोमीटर का है और जनरल माइक्रोमीटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का है और इसमें जो है हमने वही चीज यहाँ पे भी दिखाया है। ये फ्रेम हो गया, ये एनविल है, ये स्पिंडल हो गया। इसके बाद बैरल स्केल ये हो गया। तो बैरल स्केल पे दो तरह का, ये लॉक नट है बीच में जो दिखाया गया था, ये थिम्बल हो गया। ये रैचेट कैप लगा हुआ है और रैचेट स्टॉप यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे भी मेजरमेंट, ये उसी का जो है एक डायग्राम है उसको दिखाया गया है। यहाँ पे हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो कितने तरह का जो डिवीजन होता है वो कितने तरह का होता है, उसको हम लोग जरा समझते हैं। तो जो डिवीजन होता है वो कितने तरह का होता है उसको जरा समझेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो मेन स्केल डिवीजन होता है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन, तीन तरह का डिवीजन होता है। मेन स्केल डिवीजन, सब डिवीजन और तीसरा है थिम्बल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन कहाँ होता है, ये ऊपर वाला जो है, ये वाला भाग ये है मेन स्केल डिवीजन। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो है पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, सब डिवीजन, एसडी कह देते हैं। और इसमें जो होता है इसको हम थिम्बल डिवीजन, टीडी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तीनों को देख के हम किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग को हम पढ़ते हैं कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या है। अब मेन स्केल डिवीजन का, एक डिवीजन का वैल्यू होता है, वन डिवीजन जो है ये किस तरीके से डिवाइडेड होता है, इसको वन डिवीजन का वैल्यू जो होता है 1 mm होता है। एक डिवीजन का वैल्यू क्या होता है, 1 mm होता है। ठीक, और दूसरा सब डिवीजन के, एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है, सब डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.5 mm होता है। उसी तरह से थिम्बल डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0.01 mm होता है। ठीक है, थिम्बल डिवीजन के एक डिवीजन का ये वैल्यू है। तो तीनों डिवीजन का वैल्यू हमने देख लिया मेन स्केल में। यानी कि मेन स्केल में क्या रहेगा, एक एक mm का जो है वो स्केल बना हुआ रहता है। उसके नीचे जैसे ही ये मेन स्केल हो गया, उसके नीचे ये सब डिवीजन वाला पार्ट है, यानी कि उसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो उसको सब डिवीजन कहते हैं। और इसी
जो है सब डिवीजन के ए, जैसे कि थिम्बल डिवीजन को क्या करें, इसको 50 बराबर भागों में बांटा हुआ रहता है। तो थिम्बल में पूरा जो भाग है वो कितना है, कितना बराबर भागों में है, 50 बराबर भागों में है। अब हम थोड़ा सा इसको जब हम आगे चलेंगे तो थोड़ा देख लेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना 0, 5, यहाँ पे देखिए 45 दिख रहा है, 45। तो 45 के बाद और 5 में आ जाएगा तो 50, यानी कि थिम्बल का जो पूरा जो डिवीजन होता है वो 50 बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर में जो था मेन स्केल डिवीजन, उसको फिर आधा बराबर बराबर भागों में नीचे वाला जो सब डिवीजन है उसमें बांटा गया है। सब डिवीजन के बाद क्या है, थिम्बल डिवीजन है। अब थिम्बल डिवीजन के एक डिवीजन का वैल्यू हमने बता दिया कि कितना होता है। अब ये निकालते कैसे हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लें कि थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है वो 0.01 mm होता है, और इसी को जो है किसका, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी कहते हैं, लिस्ट काउंट भी कहते हैं। यानी कि थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू जो होता है किसी भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इस कंडीशन में एमएम वाला स्केल में, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक स्केल आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं। ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या है, कैसा है, मैट्रिक स्केल का है, मैट्रिक स्केल माइक्रोमीटर है ना। यानी कि यहाँ पे जो भी जो ग्रेजुएशन होगा वो किस में होगा, एमएम में होगा, यानी कि मिलीमीटर में होगा। ठीक है। तो इसमें लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 mm होता है। और लिस्ट काउंट वह माप होता है जो कम से कम वो मेजरमेंट इस माइक्रोमीटर के द्वारा लिया जा सकता है। यानी कि लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि वह माप जो कि इस माइक्रोमीटर से कम लिया जा सकता है उसको हम लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं। देखिए दो चीजें हैं कि इसमें जो है, मान लीजिए कि जब हम रीडिंग लेते हैं तो कुछ एरर्स भी तो हो सकता है। तो यहाँ हम एरर्स की भी चर्चा करेंगे कि किस तरह का एरर होता है और कब जो है आप कहेंगे कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो कोई भी एरर नहीं है, पहले हम कोई भी मेजरमेंट लेने से पहले इस माइक्रोमीटर को पहले चेक करते हैं कि इसमें किसी भी तरीके का कोई एरर है कि नहीं। अब एरर को चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि जो एनविल और स्पिंडल को आपस में जो है सटा देते हैं, यानी कि ये दोनों जो है आपस में सटा देंगे। और सटाने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो डाटम लाइन है, इसका जो डाटम लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, डेटम लाइन। ये जो लाइन होता है इसको हम डेटम लाइन कहते हैं। तो डेटम लाइन से इसका जो है थिम्बल का 0 बिल्कुल सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए। मतलब क्या है कि डेटम लाइन के सिद्ध में 0 आना चाहिए। अगर 0 इसके सिद्ध में आ रहा है, यानी कि डेटम लाइन ऐसे है और 0 भी बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, तो इसका मतलब है, और यहाँ पे एनविल और स्पिंडल जब सटा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें किसी भी तरीके का एरर नहीं है। और जब एरर नहीं है तो हम इससे, इस आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी तरीके का एरर है तो ये कैसे पहचानेंगे, तो एनविल और स्पिंडल को सटा देंगे और हम देखेंगे कि इसका डेटम लाइन जो है इसकी 0 से बिल्कुल सिद्ध में नहीं आ रहा है, कुछ पीछे रह जा रहा है या फिर आगे रह जा रहा है, आगे चला जा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर इन माइक्रोमीटर। तो उस कंडीशन में दो तरह का एरर की बात करते हैं, एक पॉजिटिव एरर और एक निगेटिव एरर की बात करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि कौन सा जो है नेगेटिव एरर होता है, नेगेटिव 0 एरर होता है, पॉजिटिव 0 एरर कब होता है और नो 0 एरर कब होता है। यानी कि देखिए जब डेटम लाइन यहाँ पे जो दिख रहा होगा, आपको हमने क्या बताया, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन ये डेटम लाइन है, ये डेटम लाइन के सिद्ध में बिल्कुल 0 है। तो 0 बिल्कुल सिद्ध में आ रहा है, इसका मतलब है कि नो 0 एरर, यानी कि इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं है। इस माइक्रोमीटर से हम कोई भी मेजरमेंट लेंगे तो हमारा मेजरमेंट जो आएगा, माप जो आएगा वो सही आएगा, क्योंकि इसे में किसी भी तरह का एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही इस तरह का माइक्रोमीटर का यूज करेंगे जहां पे दिखाया गया है कि ये वाला 0 से ये 0 क्या हो जा रहा है, पीछे रह जा रहा है। कब पीछे रह रहा है, जब स्पिंडल और एनविल आपस में सट जा रहा है, उस कंडीशन में ये 0 पीछे रह जा रहा है। तो जब पीछे रहेगा, पीछे रहेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव, प यहाँ पे पकड़िए, पीछे रहेगा तो पॉजिटिव एरर,
पीछे रह गया तो पॉजिटिव एरर, है ना। पॉजिटिव एरर कब होगा, जबकि डेटम लाइन से 0 अगर नीचे रह गया यानी पीछे रह गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव एरर होगा। और निगेटिव एरर कब होगा, जब डेटम लाइन से 0 ऊपर चला जाए। देखिए 0 यहाँ पे है और यहाँ पे 0 ऊपर चला गया, तो ऊपर जब चला जाएगा तो यानी कि पार कर गया, यानी डेटम लाइन को पार कर गया, तो उस समय जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव 0 एरर देगा। तो उस कंडीशन में और पॉजिटिव 0 एरर के कंडीशन में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एरर को समाप्त करते हैं, एरर को पहले खत्म करते हैं। और एरर को समाप्त कैसे किया जाता है, उसमें एक सी टाइप स्पैनर होता है, उस स्पैनर के सहारे हम क्या करते हैं कि एनविल को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। वहां एडजस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दिखा रहा होगा, यहाँ पे एक सी टाइप ये लगाएंगे, स्पैनर लगाएंगे, और यहाँ पे एक जो है ये एनविल के साथ एक जुड़ा हुआ नट रहता है, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइट और ढीला करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जैसा कि एरर से आपके उसके हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, घुमाते हैं। घुमाने से ये क्या होता है, एनविल जो होता है आगे या पीछे जाता है, जिसकी वजह से जो एरर रहता है वो ठीक किया जा सकता है। अब जब एरर जब ठीक हो जाता है तब हम उससे क्या करते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। तो 3 तरह का जो है हमारे पास, 2 तरह का एरर की बात कर रहे हैं। 0 एरर मतलब कि देयर इज नो एरर, यानी डेटम लाइन जो है बिल्कुल 0 के सिद्ध में है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। जो डेटम लाइन से अगर 0 अगर पीछे रह जाता है तो पॉजिटिव एरर होता है, और डेटम लाइन से अगर 0 आगे चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव एरर कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले सी स्पैनर की सहायता से एनविल को क्या करेंगे कि एडजस्ट कर लेंगे ताकि एरर समाप्त हो। इसके बाद हम रीडिंग लेना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जरा रीडिंग लेते कैसे हैं और रीडिंग कैसे ये किया जाता है उसको हम जरा देखते हैं। इस वाले में दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है एक पार्ट दिखाया गया है। किसका पार्ट है, ये जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का पार्ट है, और रेंज कौन सा है, 0 से 25 वाला जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, आउटसाइड मैट्रिक माइक्रोमीटर है, उसका रेंज है। यहाँ पे कौन सा है, मैट्रिक स्केल आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, मैट्रिक स्केल, मैट्रिक स्केल, है ना। तो मैट्रिक स्केल आउटसाइड माइक्रोमीटर जिसका रेंज है 0 से 25 इसकी रीडिंग की हम बात कर रहे हैं। तो रीडिंग लेने के लिए इसी तरह का फिगर आपको दिया रहेगा और कहेगा कि आप रीडिंग लीजिए। तो हमने क्या बताया था कि ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, मेन स्केल होता है, मेन स्केल डिवीजन, है ना। ओके, नीचे वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब डिवीजन, सब डिवीजन। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन। अब इसको कैसे हम लेते हैं उसको जरा देखते हैं। रीडिंग हम लिखते हैं, तो देखिए रीडिंग लिखे, पहले इसका रीडिंग कितना है उसको हमको फाइंड आउट करना है कि रीडिंग क्या है। तो पहला चीज क्या है कि मेन स्केल को हम पढ़ते हैं कि मेन स्केल में कितना भाग जो है दिख रहा है, जो कि ये वाला से बाहर की तरफ है, इससे यानी बैरल वाला जो है इससे कितना पार्ट बाहर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5, ये 0, 5, 10 इस तरीके का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, है ना। 5 mm हो गया, यानी 5 तक तो 5 mm है, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये बात समझ में आया कि 1-1 mm का इसमें दिया हुआ है। तो 10 के बाद 11, 12, 13 mm जो है वो क्या दिख रहा है, इससे बाहर दिख रहा है, यहाँ से 13 mm बाहर दिख रहा है, ठीक है ना। तो 13 हम क्या करेंगे, सीधा जो है क्या करना है इसमें, ये क्या है 13 तो हमको दिख रहा है, यानी कि ये 13वां वाला हमको दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा एक भाग का मान कितना था, 1 mm था। मेन स्केल में हमने क्या बताया था, मेन स्केल में हमने बताया था कि मेन स्केल डिवीजन के 1 डिवीजन का वैल्यू कितना है, 1 mm है। सब डिवीजन के 1 डिवीजन का वैल्यू 0.5 mm है, और थिम्बल डिवीजन के 1 डिवीजन का वैल्यू 0.01 mm है, ठीक है, हमने यही बताया था। अब हम जो है इसका जो है चर्चा कर लें कि इसमें क्या क्या आ रहा है रीडिंग।
तो इसमें मेन स्केल में जो है कितना आ रहा है आपका 13 भाग दिख रहा है, यानी 13 mm हो गया, यानी 1300 mm ये लिख सकते हैं मेन स्केल का। अब यहाँ पे देखिए कि मेन स्केल के बाद जो है सब डिवीजन का भाग दिख रहा है, यहाँ पे सब डिवीजन दिख रहा है। अगर ये वाला इस तरह का नीचे में निकला हुआ रहता तब तो सब डिवीजन होता, लेकिन यहाँ पे निकला हुआ कोई पार्ट नहीं है, इसका मतलब है सब डिवीजन का वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि सब डिवीजन में कोई भी डिवीजन हमको नहीं दिख रहा है, सब डिवीजन का कोई भी डिवीजन नहीं दिख रहा है, तो 0 0 डाल देंगे, mm हो गया। अब ये थिम्बल डिवीजन वाला जरा पढ़ते हैं। थिम्बल डिवीजन का कौन सा डिवीजन ये आपका दिख रहा है, तो 10 11 12 13 जो है इसके डेटम लाइन से बिल्कुल सिद्ध में है, तो इसका 13वां जो है भाग मिल रहा है डेटम लाइन से। तो थिम्बल डिवीजन का कितना डिवीजन हुआ, थिम्बल का 13 डिवीजन हुआ। तो यहाँ पे थिम्बल डिवीजन का वैल्यू लिखते हैं। थिम्बल डिवीजन, एक डिवीजन का वैल्यू थिम्बल का कितना था, 0.01 था, तो 13 का कितना हो जाएगा, तो 13 इंटू 0.01 mm, ये हो गया थिम्बल डिवीजन के 13 डिवीजन का मान। तो 13 डिवीजन का मान कितना आ गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.13 mm हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे एक बार लिख लें, यहाँ पे कितना था, 13 था, यहाँ पे कितना था, 0 0 था, कुछ भी नहीं था, यानी कि सब डिवीजन वाला कोई भाग नहीं दिख रहा था। थिम्बल डिवीजन का कितना दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 13 इंटू एक डिवीजन का मान इतना, तो टोटल 13 डिवीजन का मान आ गया, इतना आ गया। इस सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, रीडिंग इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1.13 mm, ये क्या हो गया, इसका रीडिंग हो गया। इसका रीडिंग हो गया आउटसाइड माइक्रोमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग जो है यहाँ पे जो दिख रहा है कितना है, तो इसका रीडिंग हमने फाइनली प्राप्त कर लिया, 13.13 mm इसका रीडिंग आ गया। आंसर यही हो जाएगा। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि ये जो है लिस्ट काउंट जो भाई आपने निकाला था वो कैसे निकाला था, है ना। थोड़ा सा पहले हम लोगों ने बताया है कि थिम्बल के एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.01 mm होता है, यही इसका लिस्ट काउंट होता है। अब इसको जरा समझ लेते हैं कि जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकलता है। तो इससे पहले इस फिगर पे आएंगे, तो हमने बताया था आपको कि जो स्पिंडल है, ये थिम्बल के एक पूरा रोटेशन, ये थिम्बल कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, 50 बराबर भागों में बटा हुआ है, तो इसका थिम्बल का एक डिवीजन का मान हमको निकालना पड़ेगा, वही लिस्ट काउंट होगा। तो इसको 50 बराबर भागों में बांटा हुआ है, तो ये यानी कि पूरा एक बार रोटेट करता है तो स्पिंडल कितना आगे पीछे जाता है, अगर ये मालूम चल जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, थिम्बल डिवीजन का एक डिवीजन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे ही हम, आप जानते हैं कि नट एंड बोल्ट वाले में क्या होता है कि जब एक बार पूरा रोटेशन जब घुमाते हैं तो वो कितने के बराबर आगे पीछे जाता है, जो उसका पिच होता है। तो इसमें भी वही चीज है, नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। और यहाँ पे जो पिच का वैल्यू होता है, इसमें पिच का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, इसके सब डिवीजन के बराबर होता है। और एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, 0.5 mm। इसका मतलब है कि जो इसका पिच है, यानी कि जो स्पिंडल के अंदर जो आउटसाइड जो थ्रेड कटा हुआ है उसका पिच का मान कितना है, 0.5 mm, यानी दो पिच का, कहने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके का ये है, इसके बीच का दूरी, दो कॉन्सिक्यूटिव जो हाइट्स और क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, किसी भी ये का पिच कहते हैं, किसी भी थ्रेड का पिच कहते हैं। तो यानी कि एक बार पूरा रोटेट करने पे वो कितना आगे पीछे जाएगा, तो 0.5 mm जो है वो आगे जाएगा स्पिंडल। कब, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तब आगे जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो स्पिंडल उतना ही पीछे आएगा। कितना पीछे आएगा, 0.5 पीछे आएगा, जब एक बार पूरा रोटेशन थिम्बल का करा दे, यानी 50 बराबर भागों में बांटे हैं, तो 0 से 50 तक पूरा घुमा दें तो आगे स्पिंडल कितना जाएगा, 0.5 आगे जाएगा या 0.5 पीछे जाएगा, क्योंकि पिच उतना ही है ना। यानी कि इसका जो पिच होता है वो सब डिवीजन के बराबर होता है, किसके केस में, आउटसाइड माइक्रोमीटर के केस में। अब जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो पिच होता है वो कितना होता है, 0.5, यानी सब डिवीजन के बराबर होता है। तो जरा हम एक डिवीजन का वैल्यू निकाल लें।
यहीं से हम निकाल सकते हैं, इसी से आते हैं, यहीं से हम निकाल लें। तो जब लिस्ट काउंट निकालने की बात आती है, अगले वाले में चलते हैं तो जरा समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे आते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि जो पिच होता है, पिच PITCH, पिच कितना होता है 0.5 mm होता है। किसका? आउटसाइड माइक्रोमीटर का पिच। हम क्या निकाल रहे हैं? लिस्ट काउंट निकाल रहे हैं। किसका? आउटसाइड माइक्रोमीटर का। तो हमने क्या बताया था कि एक बार पूरा रोटेशन, फुल रोटेशन कराने पे कितने आगे पीछे जाएगा? तो जो उसका पिच होगा उतना ही आगे पीछे जाएगा। तो पिच कितना है? 0.5 mm। और यही मान तो सब डिवीजन का भी है। एक सब डिवीजन का वैल्यू कितना है? 0.5 mm है। मतलब कि एक पूरा थिम्बल को रोटेट कराने पे स्पिंडल जो है 0.5 आगे जाएगा या तो 0.5 पीछे जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा? अब जो है थिम्बल के एक डिवीजन का भाग मान निकालना है ना। तो एक बार पूरा रोटेशन करा दिए तो कितना आगे गया? 0.5 आगे गया या 0.5 पीछे आया। तो कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 0.5 को 50 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 0.5 को जो 50 बराबर भागों में बांटा गया है, तो 50 से भाग दे देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? लिस्ट काउंट निकल जाएगा। यानी कि उसके थिम्बल के एक डिवीजन का भाग निकल जाएगा। ये क्या निकला कि थिम्बल के एक डिवीजन का मान, थिम्बल के एक डिवीजन का मान, पूरे थिम्बल के डिवीजन का मान पहले ये समझ लीजिए। थिम्बल को क्या है? 50 बराबर भागों में बांटा गया है ना। तो पूरा अगर रोटेट कराएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आगे पीछे जाएगा? तो यानी कि अगर थिम्बल को पूरा रोटेट कराने पर स्पिंडल 0.5 mm आगे या पीछे जाएगा। ओके। तो एक रोटेशन में, जैसे पूरा रोटेशन में कितना बराबर भागों में बांटा हुआ? 50 बराबर भागों में। तो एक भाग का मान निकालेंगे, यानी थिम्बल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा? थिम्बल के 50 भाग का मान कितना हो? पहले 50 भाग का मान बराबर कितना हो गया? 0.5 mm। यानी कि 50 भाग पूरा रोटेट करा देते हैं तो कितना जाता है? 0.5 mm आगे जाता है। तो थिम्बल के एक भाग का मान कितना हो जाएगा? तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगा। और यही इसका क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट कहलाता है। तो इसको 5 कर दीजिए, 50 कर दीजिए और यहाँ से हटा देंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा। ठीक है। 5 से 5 कट गया तो 1/100 हो गया, यानी कि 0.01 mm। यही जो होगा क्या हो गया? आपका थिम्बल का एक भाग का मान हो गया। और थिम्बल के एक भाग का मान जो है वही इसका थिम्बल के एक भाग का मान जो होता है वही लिस्ट काउंट होता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। अब क्या है? पिच कितना है? 0.5 और कितना है थिम्बल डिवीजन? 50। तो वही कटा देंगे तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 गुने नीचे 10 आ गया, ये खत्म हो गया 1/100, यानी कि 0.01 mm, है ना। यहां से निकालिए या तो थिम्बल के एक डिवीजन का मान निकाल लीजिए, दोनों बात बराबर है। यानी कि माइक्रोमीटर में जो लिस्ट काउंट होता है वह मिनिमम मेजरमेंट होता है जो इससे लिया जा सकता है, और वो कितने के बराबर होता है? तो 0.1 mm के बराबर होता है। किसके लिए?
आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए, मैट्रिक स्केल के लिए। ब्रिटिश स्केल की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इसी तरीके से अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और इस टॉपिक पे और भी वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें कि स्पेशली इसमें और क्या चेंजेस किया जाए या फिर और क्या चीज़ें हम ला सकते हैं। तो आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बिल्कुल इसको कमेंट करें और अगला कौन सा टॉपिक होना चाहिए इस पे भी आप बात करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।